आज अपने आप आगे बैठ के क्या हो गया, इसमें बिठाए हाँ? तो कल हम डिस्कस कर रहे थे आपका मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर के बारे में। ठीक है, तो we were discussing about factors influencing factors influencing the movement of तो पहला फैक्टर क्या लिखा आप लोगों ने, इंसोलेशन। व्हाट इज इंसोलेशन? दूसरा टेम्परेचर, तीसरा सैलिनिटी। और लिखा है कुछ नहीं लिखा? ठीक है, समझ आया सैलिनिटी का? सैलिनिटी का लिखा है आपने कि लिखा कुछ भी नहीं है? क्या लिखा है आपने? तो इतना लिखा है ना, this salinity of ocean water varies from place to place, ये लिखा है। तो लिखिए the water of high salinity, the waters of high salinity are denser, the water of high salinity are denser than the water of low salinity. The water of high salinity is denser than the water of the low salinity. इसलिए hence the highly saline water sinks, ठीक है, यहाँ पे वो पानी क्या है आपका, saline है, तो highly saline water sinks and flows at the bottom towards low salinity water. है ना आपका? ठीक है, तो अगला आप लिखो इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन। ये चौथा फैक्टर है आपका, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। अर्थ रोटेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली ना ये आपके जो ओशन करंट्स होते हैं इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब नॉर्मल रूल क्या है आपका कि अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, if this is your north pole, this is your south pole, मूवमेंट क्या होगी पानी की, ये पानी की मूवमेंट आपकी इक्वेटर टू पोल, पोल टू इक्वेटर। कौन सा करंट जाएगा, कौन सा पानी जाएगा आपका इक्वेटर से, यहाँ पे कौन सा जाएगा आपका वार्म, और यहाँ से यहाँ कौन सा जाएगा आपका कोल्ड वाटर करंट, ठीक है। वहां से यहाँ कौन सा आएगा, और यहाँ पे आएगा वार्म वाटर करंट। होता क्या है कि आपका जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण आपका पानी और जो हवा होती है ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। डिफ्लेक्ट कैसे करती है कि अगर आपका कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज है तो वो आपका राइट पर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका कोई करंट यहाँ से आ रहा है ना तो वो आपका हल्का सा राइट को घूम जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रोटेशन आपका पानी क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन
सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये पानी यहाँ जा रहा है ना, ये पानी आपका ऐसे घूम जाएगा और ये आ रहा है आपका, तो इसका लेफ्ट क्या होगा आपका, आपका ऐसे टर्न कर जाएगा। अभी यहाँ आ रहा है तो ये आपका ऐसे राइट को टर्न कर जाएगा। तो आपका सीधी सी डायरेक्शन में पानी ना आपका हल्का हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। राइट में नॉर्थ में कहाँ डिफ्लेक्ट होगा आपका, राइट में, साउथ में कहाँ डिफ्लेक्ट होगा आपका, लेफ्ट में, ठीक है। तो लिखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस, सॉरी मैं आपको बताया नहीं कर रहा, कोई पहले बात हुई कोरियोलिस फोर्स के बारे में, है ना, कितने नादान बंदे तो बताया मैंने कोरियोलिस फोर्स के बारे में, है सब ना करेंगे तो मैं मान जाऊंगा। तुम लोग भूल गए वो थ्योरी आपका अल्फ्रेड वेगनर, कौन सी थ्योरी थी अल्फ्रेड वेगनर की, हाँ तो वेगनर कौन सी थ्योरी थी आपकी, अल्फ्रेड वेगनर कोई थ्योरी थी ना आपकी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो आपके जो टूटा है आपका, जो भी कॉन्टिनेंट आपस में टूटी हुई है आपकी, तो क्यों टूटी है आपकी वो, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको मैंने वहां लिखवाई थी कौन सी फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ब्रैकेट में लिखो, that is due to earth rotation, that is due to earth rotation, moving objects deflects to the right, moving objects deflects to the right, deflects to the right in northern hemisphere, deflects to the right in northern hemisphere and to the left in southern hemisphere, ठीक है। आपके ना अभी ग्रुप में फोटो भेजूंगा करंट्स की, करंट्स आपको याद भी करने में, आप एक चीज नोटिस करना है कि आपका पैटर्न बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, लिखा आपने यहाँ तक, ठीक है, ओके। फिर आप आगे लिखो इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, अगला फैक्टर क्या हो गया आपका पांचवा, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है। आपकी ट्रेड विंड्स क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती है आपकी लोअर एयर सर्कुलेशन। अगर आपका मान लो कि ये आपका जमीन का सरफेस है, या तो जमीन का सरफेस है, तो जमीन से सरफेस के ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के, कौन कौन से लेयर होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के जमीन के सरफेस के ऊपर, आपने पक्का नाम सुना होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सुना है नाम आपने। तो सबसे ऊपर कौन सा सरफेस, पहले कौन सा लेयर आता है आपका, नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कितना ऊंचाई तक होता है आपका, 11 किलोमीटर तक होता है आपका, ठीक है। तो जो भी हवा आपकी 11 किलोमीटर के नीचे चलती है आपकी, उसको हम कहते हैं लोअर एयर सर्कुलेशन, और जो इसके ऊपर चलते कहते हैं उसको हम अपर एयर सर्कुलेशन। लोअर एयर सर्कुलेशन को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, क्या कहते हैं हम, ट्रेड विंड्स। और ऊपर वाले को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी हमने एटमॉस्फेयर चैप्टर किया नहीं है। तो सिंपली इतना याद रखो कि जो नीचे वाले एयर सर्कुलेशन क्या कहते हैं उसको हम ट्रेड विंड्स। तो जो हवा आपके नीचे होगी, अगर उसकी डायरेक्शन होगी तो कहने पानी को भी वहां लेके जाएगी, नहीं लेके जाएगा वो। तो आपकी करंट्स में आपका जो हवाएं होती है, खासकर कौन सी हवाएं, ट्रेड विंड्स, जो कि आपकी होती है लोअर एयर सर्कुलेशन, वो भी आपकी इस चीज के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक है। तो आप लिखो इसके बारे में, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, यहां लिख दो ट्रेड विंड्स आर लोअर एयर सर्कुलेशन ऑफ एयर, और लोअर एयर सर्कुलेशन, ट्रेड विंड्स आर लोअर एयर सर्कुलेशन। इतना लिख दिया आपने, ठीक है। ज्यादा डिटेल में लिखवाना चाहता आपको क्योंकि फायदा नहीं है इस चीज का। एक और चीज आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आपके ट्रेड विंड्स का भी ना एक पैटर्न होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आपका एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हमने वहां डिस्कस कर लेना है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये अगर मैं अर्थ ड्रॉ करता हूँ, तो ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। अब होता है क्या है कि आपकी कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ अलग ट्रेड विंड्स होंगी,
यहाँ अलग ट्रेड विंड्स होगी। तो जो भी आपका ओशन का करंट होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ वाली होंगी ये कहाँ जाएंगी, आपकी इक्वेटर के पास जाएंगी, ये पानी को पुश करेगा टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब दूसरी डायरेक्शन होगी तो यहाँ वाली विंड की डायरेक्शन होगी, ये होगी उससे उल्टी, तो पानी को लेके जाएगा अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो ऐसे ना इनका पैटर्न होता है प्रॉपर, जो हम डिस्कस करेंगे आपका एटमॉस्फेरिक क्लास में। तो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस तो आपका इंसोलेशन का है, टेम्परेचर का है, सैलिनिटी का है, रोटेशन का है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किस और चीज का हो सकता है, आपका ट्रेड विंड्स का भी। ट्रेड विंड जिस डायरेक्शन जा रही होगा, आपका ट्रेड विंड के 6 पैटर्न बनेंगे आपके यहाँ पे। देखो इस एरिया का अलग पैटर्न है ट्रेड विंड्स का, इस एरिया का अलग पैटर्न है, और 6 पैटर्न बनेंगे आपके ट्रेड विंड्स के, जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो वो विंड्स भी हल्का हल्का पानी को डिस्प्लेस करके उसकी दिशा में लेके जा सकते हैं, ठीक है। आगे समझ इस चीज के बारे में। चलो, तो यहाँ पे हमने एविडेंसेस जो है वो खत्म कर लिए, सॉरी फैक्टर्स हमने खत्म कर लिए। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ करंट्स। टाइप्स ऑफ करंट्स की हेडिंग, तो करंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं आपके। टाइप्स ऑफ करंट में सबसे पहले आप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ आपके करंट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डीप वाटर, एक होते हैं सरफेस वाटर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ में सबसे पहले आप लिखो सरफेस करंट्स। आपने बताया ना कि आपका कुछ पानी सरफेस से मूव करता है, कुछ डीप वाटर मूव करता है, हमने कल भी डिस्कस किया था, हमने डायग्राम ड्रॉ किया था एक। तो आपके सरफेस वाटर करंट्स होते हैं जो आपके सरफेस के ऊपर रहते हैं। देखिए सरफेस वाटर करंट्स जो है, इसमें लिखो those currents that circulate to the depth of those currents that circulate to the depth of 400 meter, that circulates to the depth of 400 meter from the surface, ठीक है। तो सरफेस ओशन के जो 400 मीटर तक का पानी होता है, जो उसके मूवमेंट होते हैं, क्या कौन सा करंट होता है आपका, वो सरफेस वाटर करंट होता है। और जो भी उसके नीचे का पानी होता है, क्या होता है आपका, वो डीप ओशन करंट। तो आपके डीप ओशन करंट ज्यादा बड़े होते हैं कि सरफेस वाटर करंट ज्यादा बड़े होते हैं, डीप ओशन करंट, क्योंकि आपकी समुद्र की डेप्थ कितनी हो सकती है आपकी, ठीक है, इट कुड बी 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इट कुड बी, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो सकता है आपका ये। तो यहाँ पे लिखो आप, they roughly constitute about 10%, they roughly constitute about 10% of all water in the ocean. They roughly constitute about 10% of all water in the ocean, ठीक है। तो आपका 10% पानी जो है वो आपका मूव करता है सरफेस वाटर करंट के थ्रू, और जो बाकी 90% किससे मूव करता है, आपका डीप वाटर से। तो आप लिखो, अगर लिखो डीप वाटर करंट्स। आज ऊपर भी बच्चे कम आए, कोई है, कोई त्योहार वगैरह कुछ है क्या? कोई है जो हॉस्टल नहीं आया है, कोई हॉस्टल ना आया हो, कौन नहीं आए, घर गए क्या हॉस्टल में, ठीक है। तो लिखो, they make up the other 90%, they make up the other 90% of the ocean water, जैसे आप लिखिए deep water currents are caused due to changes in density, are caused due to changes in density and the influence of gravity.
देखो अब ना मैं जो एडिटर में लिखाऊंगा, आपको पता है कि आपका पानी नीचे क्यों जा रहा है, पानी आपका नीचे क्यों मूव कर रहा है, पानी आपको ऊपर क्यों मूव कर रहा है। बिना किसी शर्म के अगर आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, डोंट फील शाय। अगर आपको कल से कोई बात समझ नहीं आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी चीजों को नहीं समझोगे ना पेपर में बाद में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पेपर अभी भी आपका कितने महीने दूर है, आपका 3.5 महीने दूर है ऑलमोस्ट आपका, ठीक है 3.5 महीने दूर है पेपर आपका, तब तक भूल जाओगे चीजों को, इसीलिए अभी समझना शुरू कर दो चीजों को, फिर दिक्कत है तो पूछ लो। रिवाइज करते हो आप लोग, टाइम मिल जाता है इतने बिजी शेड्यूल के बाद। सरकास्टिक नहीं हो रहा, तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा बिजी होता है मुझे पता है, इन बेंचों में बैठना ही दिक्कत है ना, दर्द होती है पीठ, क्यों शुभांकर नहीं होती, रमन नहीं, बड़ा स्ट्रांग बंदा है तो यार। अगला लिखो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर आपके करंट कैसे हो सकते हैं आपके, बताओ, कोल्ड और वार्म, ठीक है। तो पहले लिखो आप कोल्ड वाटर करंट, कोल्ड वाटर करंट, इसमें लिखो these currents transport cold water, these currents transport cold water from high latitudes, क्या होता है हाई एल्टीट्यूड आपका 90 डिग्री पोलर रीजन्स, और लो क्या होता है आपका 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। तो ट्रांसपोर्ट कोल्ड वाटर फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड्स, ठीक है, यानी कि कोल्ड वाटर को ले जाएंगे कहां पे, वार्म एरियाज में, समझ गए, ट्रांसपोर्ट कोल्ड वाटर फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू द लोअर लैटिट्यूड्स। बताओ क्लियर है यहां तक। अब ना दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको एक्चुअल में मैप में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको हर एक करंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी, कोल्ड करंट और वार्म करंट कहां कहां मिलते हैं, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। अब देखो जो आपका मैप देख लो आप, ठीक है, या जो ऑनर स्टूडेंट्स है वो एक मैप को इमेजिन कर सकते हो, आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, आपका जो रशिया है, आपका जो ग्रीनलैंड है, ये कहाँ है आपके पोलर रीजन के आसपास है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन से करंट होंगे आपके, कोल्ड करंट होंगे आपके, ठीक है। लेकिन कोल्ड करंट आपके किसी कॉन्टिनेंट के राइट साइड में होंगे कि लेफ्ट साइड में होंगे, ये भी आपका पता लगाया जा सकता है, कौन सा कोल्ड करंट आपका राइट साइड में कौन सा लेफ्ट साइड में होगा, ये तक पता लगाया जा सकता है आपका, ठीक है। तो जो भी करंट आपका आएगा ऊपर से, वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो जो भी करंट आपका अमेरिका के पास है, ग्रीनलैंड के पास है, यूरोप के पास है, मोस्ट प्रोबेबली दिस करंट विल बी अ कोल्ड वाटर करंट कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। लेकिन किस कंट्री के किनारे होगा हम ये पता लगा सकते हैं, पैटर्न होता है इसका। अब लाइन लिखो और फिर समझना है इस चीज को, लाइन लिखो आप, these currents are most commonly seen, these currents are most commonly seen on the west coast, these currents are most commonly seen in the west coast of the continents, west coast of the continent, at low and mid latitudes, at low and mid latitudes in both hemispheres, in both hemispheres, and east coast, and east coast at high latitudes, and the east coast at high latitudes in northern hemisphere, ठीक है। समझना ध्यान से, तो लिख लो एक बार, ठीक है। ये इक्वेटर है,
ये आपका पोल है। अब मान लिया आपका यहाँ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे कौन सर्कल है आपकी, अंटार्कटिक सर्कल। दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, एंड दिस इज इक्वेटर। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर हाई लैटिट्यूड एरिया, दिस इज आल्सो योर हाई लैटिट्यूड एरिया। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो दिस एरिया विल बी योर लो लैटिट्यूड, दिस विल बी योर मिड लैटिट्यूड, एंड दिस विल बी योर हाई लैटिट्यूड। समझते हो इसको, मिड लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड। अब इसने क्या बोला कि अगर आपकी कोई एक कंट्री है जो आपकी हाई लैटिट्यूड एरिया में है, he said कि अगर एक कंट्री आपकी हाई लैटिट्यूड एरिया में है, तो जो कोल्ड करंट है वो सिर्फ कौन से कोस्ट पे दिखेगा, कोस्ट मतलब किनारा, ईस्ट कोस्ट की वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। अब अमेरिका का ईस्ट कोस्ट कौन सा है, तो आपका कोल्ड करंट यहाँ देखने को मिलेगा, पैटर्न होता है आपका। अगर आपका अमेरिका, अमेरिका तो नहीं है वैसे आपका, हम किसी बात करें, कनाडा की बात कर रहे हैं। अगर कनाडा में आपका कोई करंट दिखेगा, कोल्ड करंट है, तो वो कनाडा के ईस्ट साइड होगा, किस साइड होगा आपका, वो होगा आपका ईस्टर्न साइड में, ठीक है। और अगर आपका अमेरिका और ब्राजील वगैरह है, तो ये सब कहाँ पड़ता है आपका, मिड और लो लैटिट्यूड में। तो यहाँ करंट कहाँ दिखेगा आपको, वेस्ट कोस्ट में। समझ गए चीजों को, ये है आपका सिंपल सा एनालिसिस कि आपका जो ओशन करंट है, अगर वो आपका कोल्ड वाटर करंट है, तो वो हायर लैटिट्यूड में कहाँ दिखेगा आपको, ईस्ट कोस्ट पे, और मिड और लो में कहाँ दिखेगा आपको, वेस्ट कोस्ट में। अभी डायग्राम दूंगा आपको, मैं पहले लिख लो एक बार, फिर डायग्राम दूंगा, फिर आप हर एक उसको एनालिसिस करना, फिर आप उनकी डायरेक्शन देखना कि डायरेक्शन राइट मुड़ रही है कि लेफ्ट मुड़ रही है, ठीक है। यू विल सी कि कोरियर फोर्स पे काम कर रही है, और जो भी कोल्ड वाटर करंट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, वार्म वाटर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। आपको सब कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं छोड़ दूंगा आपको 5-10 मिनट के लिए, देख लेना उसको अच्छे से बैठ के, ठीक है। तो अगला लिखो वार्म करंट्स। आज तक तो कभी क्वेश्चन नहीं आया आपका इनके डायरेक्शन के रिगार्डिंग, बट जितना ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चंस आपके आते हैं तो ऐसा है कि आ भी सकते हैं। अब लिखोगे आप वार्म करंट्स, तो क्या वार्म करंट्स आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से, पहले एटलीस्ट पहली लाइन क्या लिखोगे, पहली लाइन, ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। लिखो, ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है। अब देखो ये लाइन लिखो, फिर मुझे बताओ। देखो, they are most commonly seen in the, they are most commonly seen in the east coast, they are most commonly seen in the east coast of the continents, east coast of the continents, in the low and mid latitudes, in the low and mid latitudes, in both hemispheres, in both hemispheres, stop, and they can be found on the, and they can be found on the west coast of continents, and they can be found on the west coast of the continents,
at higher latitudes in northern hemisphere. तो आपका कोई वार्म वाटर करंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चलो आप इस लाइन में एक बार पढ़ के जरा सोचो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो एरिया है वो कौन सा एरिया है आपका, मानते हैं इस चीज को, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है। तो हाई लैटिट्यूड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए रूल क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई लैटिट्यूड के लिए रूल क्या है कि अगर आपका कोई कोल्ड करंट होगा तो वो मिलेगा आपको ईस्ट कोस्ट पे, कोई वार्म करंट होगा तो मिलेगा, समझ गए ये रूल, ठीक है। कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई लैटिट्यूड के लिए रूल क्या है कि अगर कोई कोल्ड करंट होगा तो मिलेगा आपको ईस्ट कोस्ट पे, और कोई वार्म करंट होगा तो मिलेगा आपको वेस्ट कोस्ट पे। डायरेक्शन यही होती है कोल्ड वाटर की, यही होती है वार्म वाटर की, समझ गए इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर कोई जगह है आपकी मिड लैटिट्यूड के ऊपर दोनों हेमिस्फीयर में, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चाहे सदर्न हेमिस्फीयर, तो कोई आपका वार्म वाटर करंट होगा तो वो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, ईस्ट कोस्ट पे, और कोल्ड वाटर होगा तो, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू फंक्शन। अभी मैं आपको एक फोटो भेजूंगा जिसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट्स हैं उनके नाम लिखे होंगे और उनकी लोकेशन लिखी होगी। आपने उन सब के नाम और जो लोकेशंस वगैरह है उसको याद करना है, ठीक है। मैं उसमें कुछ मार्क करवा दूंगा इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं, आपने उनको याद करना है। अगर आपका पेपर में ऑप्शनल करंट्स आते हैं तो मेरी एश्योरिटी है जो 10 बोलूंगा उसमें से कोई ना कोई, ठीक है। वो कौन सा आपका टारगेट एंटी सितंबर, आगे इमेज, एक और इमेज भेज दिया, अगर उसमें कुछ क्लियर ना दिखे तो एक और देख लेना। अब इसमें ना एक लिस्ट बनाओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स, इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स। सबसे पहले लिख लेते हैं वार्म में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका,
वार्म में लिखो कुरोशियो, KUROSHIO, कुरोशियो, KUROSHIO, कुरोशियो। ठीक है, इसलिए कुरोशियो। फिर लिखो गल्फ स्ट्रीम, फिर लिखो गल्फ स्ट्रीम, फिर लिखो ब्राजील, लिखा ब्राजील। फिर लिखो ऑगलस, AGULHAS, AGULHAS, ऑगलस। और एक लिखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सर कौन से हैं आपके? वार्म वाटर, कितने लिखे वार्म वाटर? 5 5। अब लिखो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर भी 5 लिखाऊंगा। पहला लिखो ओयाशियो, OYASHIO, ओयाशियो, OYASHIO, ओयाशियो। फिर लिखो हम्बोल्ट, HUMBOLDT, HUMBOLDT, हम्बोल्ट। लिख लिया? फिर लिखो लेब्राडोर, नेक्स्ट लिखो लेब्राडोर, LABRADOR, लिखा लेब्राडोर। फिर अगला लिखो कैलिफोर्निया, CALIFORNIA, कैलिफोर्निया। लिख लिया? फिर आप लिखो कैनरीज, CANARIES, कैनरीज। लिख लिया कैनरीज? CANARIES, कैनरीज। एक और लिखो देखो फॉकलैंड, FALKLAND, FALKLAND, फॉकलैंड। ये भी क्या कोल्ड करंट है आपका। एक ट्रिक बताता हूँ, जिस करंट के पीछे भी नाम ड्रिफ्ट होगा वो क्या होगा? वार्म वाटर होगा। जिस करंट के नाम के पीछे भी क्या होगा? ड्रिफ्ट, दैट विल बी अ वार्म वाटर करंट। पैसिफिक ड्रिफ्ट होगा और भी बहुत सारा होगा। जिस करंट के सामने भी इक्वेटर भी होगा वो भी क्या होगा आपका? वार्म वाटर होगा, क्योंकि इक्वेटर का करंट होता है वार्म वाटर करंट। ठीक है, अब इन सब करंट्स को आप ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके सबसे पहले आप देखो जो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका, फोन में इमेज खोलना और फिर देखो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अब गल्फ स्ट्रीम जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देखो गल्फ स्ट्रीम दिख रहा है आपको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर से पोल जा रहा है, यानी कि वार्म वाटर करंट है। क्या राइट को बेंड हो गया? क्यों हुआ बेंड राइट को? बिकॉज ऑफ कोरोनिस फोर्स। अब उसके साइड में दिख रहा है कुरोशियो, एक थोड़ा सा दूर जाके जापान में, जापान में दिख रहा है कुरोशियो, वार्म वाटर करंट है कुरोशियो। ठीक है, राइट को बेंड हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोनिस फोर्स। ठीक है, अब नीचे देखो ऑगलस, देखो ऑगलस दिख रहा है, ऑगलस ब्राजील करंट दिख रहा है। अब ब्राजील कहां पे बेंड हो रहा है आपका? सदर्न हेमिस्फीयर में है। कहां बेंड हो रहा है? लेफ्ट को। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोलोनिस फोर्स। तो करंट्स आपके नॉर्मली आते हैं, देखो डायरेक्शन देखो, जितने भी वार्म करंट है ये दीस करंट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, दीस करंट्स आर गोइंग अवे फ्रॉम इक्वेटर and they are bending towards the right and left depending upon their location. Northern hemisphere they are bending right, southern में they are bending left. One more thing, see Labrador current. Labrador is a cold water current. It is in high latitudes. कौन से कोस्ट के ऊपर है? राइट की लेफ्ट? ईस्ट कोस्ट के ऊपर है।
अब जो ग्रीनलैंड देखो, ग्रीनलैंड कौन से कोस्ट के ऊपर है? जो आपका सॉरी जो आपका ग्रीनलैंड वाला करंट है आपका वहां पे, वो भी कौन से कोस्ट के ऊपर है? अलास्का के, ग्रीनलैंड के ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। ठीक है, अब ओयाशियो है, ओयाशियो भी कोल्ड करंट है। ठीक है, ओयाशियो भी क्या है आपका? कोल्ड करंट है। कौन से कोस्ट के ऊपर है? जापान के ईस्ट कोस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इज इट होल्डिंग ट्रू? ठीक है, अब अलास्का, अलास्का आपका एक वार्म वाटर करंट है। ठीक है, वो कौन से कोस्ट के ऊपर है? देखो, अब पेरू क्या है? पेरू आपका एक कोल्ड वाटर करंट है। तो कौन से कोस्ट पर होना चाहिए कायदे से? वेस्ट कोस्ट पे होना चाहिए आपका, नॉर्मल लैटिट्यूड्स में, तो वेस्ट कोस्ट के ऊपर ही है। ब्राजीलियन आपका एक वार्म वाटर करंट है, वो आपका ईस्ट कोस्ट होना चाहिए, ईस्ट कोस्ट के ऊपर ही है। तो यानी कि जो भी पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है वो पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो जो करंट्स मैंने बोले हैं कौन कौन सी ओशन में है आपने लिख के लाना है। ठीक है, कौन सा करंट कौन सी कंट्री के किनारे है या कौन सी ओशन में है आपने उसको लिख के लाना है। कर लोगे ये काम? ठीक है, कोल्ड वाटर करंट कौन सा है, वाटर कौन सा है, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जैसे आपका जो ब्राजीलियन करंट है वो कौन से ओशन में है? साउथ अटलांटिक ओशन में है। जो आपका पेरू है वो कहाँ पे? आपका पैसिफिक ओशन में है। तो आपने चीजें याद करनी है। हाँ, कंट्री जो आप जो उसके नियरेस्ट कंट्री का नाम लिख देना। ठीक है, हाँ लिख दो। मैक्सिको क्या है? मैक्सिको यूएसए दोनों ही है। ठीक है, आ रहे समझ चीजों को? अब देखो, एक में आपको दिख रहा है वहां पे दिख रहा है एक डायग्राम में पेरुवियन करंट होगा आपका, जो कलरफुल इमेज है उसमें देखो दिख रहा होगा पेरुवियन करंट। एक तो भी कलरफुल इमेज, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है ना आपको। मैंने कलरफुल में दिख रहा है आपको पेरू करंट? देखो, दिख रहा नहीं दिख रहा? दूसरी इमेज में पेरू करंट जगह कौन सा करंट है? दूसरी जो इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें हमबोल्ट। तो हमबोल्ट और पेरू एक ही करंट है। ठीक है, और अगर आपका इस साल मॉनसून वीक आता है, आपने सुना है नाम आजकल न्यूज़ में आ रहा है एल नीनो। आपने लेट पढ़ना शुरू किया, वरना एक महीना पहले एल नीनो की बात चल रही थी यहाँ पे। एल नीनो एक ऐसा साल होता है जिसमें आपका इंडिया का मॉनसून बहुत वीक आ जाता है। ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, फसल बर्बाद हो जाती है आपकी। ठीक है, तो एल नीनो एक क्या होता है आपका, एक्चुअल में जो साउथ ऑफ अमेरिका है ना, उसमें कौन सा करंट रहता है? वहां पे पेरू करंट रहता है। 4 या 5 साल में पेरू कौन सा करंट है आपका? कोल्ड करंट है। लेकिन वहां पे 4 या 5 साल में कौन सा करंट आ जाएगा? वहां पे एक वार्म करंट आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है? एल नीनो। ठीक है, तो उस कारण से आपके इंडिया का मॉनसून बहुत वीक हो जाता है। कैसे वीक होता है हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल आपका मॉनसून वीक आने वाला है। ठीक है, बारिशें बहुत कम होंगी मॉनसून की। ऐसा 4 या 5 सालों में एक बार होता है, पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं। क्योंकि इस साल आपका उस कोस्ट पे कौन सा करंट होगा? एल नीनो करंट होगा। कौन सा करंट नहीं होगा? हमबोल्ट पेरू। हमबोल्ट और पेरू एक ही करंट है आपका। ठीक है, और ये कौन सा करंट है आपका? कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ो। आपका ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट डन है। इसमें सिर्फ एक चीज हमें डिस्कस करनी है, सैलिनिटी और टेम्परेचर का पैटर्न। ठीक है, कौन सी ओशन सबसे ज्यादा सैलाइन है, कौन सी सी सबसे ज्यादा सैलाइन है, कितनी एवरेज सैलिनिटी होती है, कौन कितनी एवरेज डेंसिटी होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज लेक्चर खत्म करने से पहले वी हैव टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके जो ओशन करंट्स होते हैं इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डज ओशन करंट्स अफेक्ट आवर लाइफ? बताओ, सोचो। हाँ सर, सुन के बोल दिया। पूछो, सोचो नया, बताओ। सबसे पहले मरीन लाइफ। आपकी मछलियां गर्म पानी में होती हैं? नहीं होती। ठीक है, मछलियां बेसिकली कहाँ होती हैं? आपकी नॉर्मल नॉर्मल ठंडे पानी में होती है। ठीक है, तो अगर आपके कोस्ट के आसपास एक वार्म करंट है तो वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आपके कोस्ट पे आपका एक कोल्ड वाटर करंट है तो वहां की फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा फीचर क्या होता है आपका, ये अफेक्ट करता है आपका मरीन लाइफ को। आपकी फिशेस वार्म वाटर में बहुत कम पनपती है, ज्यादातर कहाँ पनपती है आपकी? वो कोल्ड वाटर में। और कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे एक कोल्ड वाटर करंट मिलता है, किससे? वार्म वाटर करंट से। ये जो जगह जहां पे मिक्सअप होता है ना, दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। दुनिया में सबसे अच्छी फिशिंग कहां पे होती है? जहां पे एक कोल्ड वाटर करंट मिलता है, किससे? वार्म वाटर करंट से। तो इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखो। देखो, वार्म वाटर करंट में आपकी मछलियां नहीं हो सकती,
कोल्ड वाटर करंट में मछलियां होती हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जब कोल्ड और वाटर दोनों ही मिल जाते हैं, बिकॉज इट इज द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेंपरेचर फॉर द फिशेस टू सर्वाइव एंड पेनिट्रेट। ठीक है, परसिस्ट करने का सबसे अच्छा टेंपरेचर आपको यहाँ मिलता है, तो फिर यहाँ पे फिशेस की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी। ठीक है, मैं लिखा दूंगा इसके बारे में। दूसरा, ये चीजें पता है आपको, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर। नहीं नहीं बोलता, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, तो मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो काम ही है मेरा, तुम्हें आता हो तुम बता दोगे, तुम बोलोगे क्या बच्चों ने चीजें सिखाया। ये 8वीं क्लास में सिखाता है, कायदे से मैं बताऊंगा लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है। अगर कोई भी जगह, अगर आपकी हवा हीटअप होगी तो लाइट हो जाती है, और लाइट हवा क्या करती है, आपकी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपकी हीट ज्यादा होगी तो आपकी हवा वहां की लाइट हो जाएगी। ठीक है, और जो वहां की जो हवा होगी, सपोज ये आपका सरफेस है, सरफेस में यहाँ पे आप मान लो लो प्रेशर है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है। ठीक है, और जो लो प्रेशर में जो आपकी हीट पड़ती है सूर्य के कारण, उसके कारण आपकी जो हवा होती है क्या करती है, आपकी राइज करती है। अगर हवा राइज करेगी तो क्या नीचे आपकी हवा कम पड़ जाएगी, नीचे आपकी हवा खाली हो जाएगी। तो इस एरिया को हम कहते हैं आपका लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि हीट की हवा आपकी हल्की होगी, राइज करेगी, यहाँ पे हवा जगह खाली होगी। दूसरी होती है आपकी हाई प्रेशर जोन। कहाँ होता है आपका हाई प्रेशर जोन, जहाँ पे होती है आपका मौसम ठंडा, ठंडे मौसम में हवा आपकी क्या होती है, भारी हो जाती है, तो वहां की हवा क्या करना चाहती है, आपकी सिंक करना चाहती है। अब देखो दो जगह है, यहाँ पे हवा ही नहीं है, कम है, और यहाँ हवा ज्यादा है, तो हवा कहाँ जाएगी, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएटर है वहां पे उसको फिल करने के लिए जाएगी। तो आपका हवाओं का जनरल फ्लो क्या होता है, आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और कई बार जब ये हवाएं आपकी हाई प्रेशर लो प्रेशर में जाती हैं, तो बीच में क्या आता है, आपका समुद्र आता है। ये हवाएं समुद्र से मॉइस्चर पिक करती हैं और लो प्रेशर एरिया में बारिश करवाती हैं। समझ गए, बारिश कैसे होती है, हाई प्रेशर एरिया से विंड्स कहाँ ट्रेवल करना चाहती हैं, हमेशा ही लो प्रेशर एरिया में, इन देयर ड्यू कोर्स, जहां से जिस रास्ते में जा रही है वहां से क्या पिक कर लेती है, ये मॉइस्चर। अब जैसे ही हवाएं मॉइस्चर पिक करेंगी तो यहाँ जब पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या है, आपका अभी भी हीट है ना, तो यहाँ पे भी हवा क्या करेगी, आपकी राइज करेगी, लेकिन अब इस हवा में क्या है, मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, और इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो इट विल फॉल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर रेन हैपेंस। अब किसी एरिया में अगर आपका वार्म वाटर करंट है तो वहां पे क्या बनेगा आपका, जहां पे आपका पानी गर्म है तो ऊपर का मौसम भी कैसा होगा, गर्म होगा। यानी कि जिस कोस्ट में आपका लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे क्या बनता है, आपका लो प्रेशर एरिया बनता है आपका। जहां पे भी आपका पानी गर्म होता है, जहां पे वार्म वाटर करंट होता है, क्या बनता है वहां पे, लो प्रेशर एरिया, और उन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और अगर आपके किनारे पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट है, ठीक है, तो वहां हवा जा पाएगी, air never travels from low pressure to high pressure, it always travels from high pressure to low pressure, तो आपके हाई प्रेशर एरिया में बारिश नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिन जिन एरियाज में आपका लो प्रेशर, जिन जिन एरियाज में आपका, जिन जिन कोस्ट में आपका वार्म वाटर करंट होता है वहां पे बाढ़ आ जाती है हर साल। ठीक है, और जहां पे आपका कोल्ड करंट होता है, ठीक है, वहां पे बारिश नहीं होती है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। तो कहीं ना कहीं आपके जो करंट्स होते हैं वो आपके वहां जगहों के वेदर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस वेदर, हीट मतलब लो प्रेशर, कूलनेस मतलब हाई प्रेशर, वार्म वाटर करंट मतलब लो प्रेशर, कोल्ड वाटर करंट मतलब हाई प्रेशर। एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम high pressure to low pressure, in their way they carry moisture from the sea. ठीक है, in case there is a warm water current it means the area is low pressure, the winds from other areas will come and it will condense to form rain। लेकिन रेन नहीं हो सकती कहाँ पे, आपकी जहाँ पे आपका हाई प्रेशर जोन होगा, यानी कि जहाँ पे आपका कोल्ड वाटर करंट होगा। तो ये ऐसी भी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको इसके बारे में। हाँ जी,
समझ नहीं आ रहा। सहारा डेजर्ट कहाँ पे फैलता हुआ? अफ्रीका के अंदर, ठीक है। मॉइस्चर पिक करना ही एक अकेला काम नहीं होता है, ठीक है। अब आपके राजस्थान में बारिश क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान आपका कोस्ट के बहुत पास है, जबकि हिमाचल में और दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। द मेन रीजन इज कि कई बार आपकी हवा को कंडेंस करने के लिए क्या चाहिए? हाइट चाहिए। कई बार किसी एरिया के सराउंडिंग में क्या होती है? माउंटेन होती है। जो हवा ने आगे जाना होता है वो हवा इन पहाड़ी पर चढ़ के कंडेंस हो जाती है। आपको पता है जो आपका इंडिया का महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के इस तरफ बाढ़ आती है और इस तरफ सूखा आता है। ये पहाड़ियां हैं आपके वेस्टर्न घाट, क्योंकि जैसे ही आपकी मॉनसून की विंड्स आती है ना, यहाँ तक आती हैं, तो वो यहाँ जाने के बजाय क्या करती है? यहीं पूरा पानी छोड़ देती है, ठीक है। इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब आपकी हवा पहाड़ी के साथ एलिवेशन टच कर लेती है ना, उसको तो बस ऊपर जाना है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? अपने आप कंडेंस हो जाएगी, बारिश कर देगी। उसने पहाड़ियों के इन्फ्लुएंस में ही सब कुछ कर दिया। कभी कभी तो पहाड़ियां रेन ट्रैप कर लेती हैं। जैसे जब विंड आपकी मेघालय में जाती है तो आपकी 3 पहाड़ियां उस विंड को ट्रैप कर लेती हैं। कौन सी विंड? कौन सी पहाड़ियां? गारो, खासी और जयंतिया। जैसे ही आपकी विंड्स मेघालय में एंटर करती है ना, 3 माउंटेन रेंजेस गारो, खासी और जयंतिया इन हवाओं को ट्रैप कर लेती हैं और पूरी की पूरी बारिश कहां पे होती है? फिर इन 3 पहाड़ियों के बीच में। मौसिन नाम और चेरापूंजी कहां पे है आपका? जस्ट बिकॉज़ ऑफ these three mountains, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में धीरे-धीरे, ठीक है। धर्मवीर, प्रिया, गुरविंदर, एनी डाउट? No, sir. ओके।